नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी बच्चों का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स पर। और आपका स्वागत करता हूं मैं यानी शशांक तिवारी सीडीपी के इस प्यारे से सेक्शन में। और आज हम चर्चा करते करते कहीं ना कहीं हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स की इतनी चर्चा की है और मेरा ऐसा भरोसा है, मैं आप हमेशा आपसे ये कहता आया हूं कि आप मेरे हिसाब से चलें। जैसा मैं आपसे कहता हूं आप मेरे हिसाब से चलें, आप मेरी बातों को माने। मैं आपसे वादा करता हूं निश्चित तौर पर कभी भी आपको सीटेड में पेडागोजी या आप कह दो सीडीपी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको मोहताज नहीं होना पड़ेगा। इसको मद्देनजर रखते हुए हम आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर, और जितने भी हमारे नए बंधु हमारे साथ में जुड़े हैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और जो पुराने बंधु जुड़े हैं वो तो हमारा परिवार बन ही चुके हैं। और परिवार के लोग कभी परिवार का आभार नहीं किया करते, क्योंकि परिवार तो हमेशा बंदनीय होता ही है, हमेशा जो है सम्माननीय होता ही है। तो आप तो सभी सम्माननीय हैं ही। जो नए सदस्य हमारे साथ जुड़ते हैं उनका हम अभिनंदन जरूर करते हैं, क्योंकि आप यहाँ आप आ करके उस अध्ययन को प्राप्त करेंगे या उस स्नेह को प्राप्त करेंगे जो आप शायद कहीं प्राप्त नहीं करते हैं, और हो सकता है करते भी हैं। मैं किसी की निंदा नहीं करता और न ही एक टीचर को किसी की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि सब टीचर अच्छे होते हैं, अपनी अपनी शैली होती है, अपना अपना तरीका होता है। आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत अभिनंदन है। शुरू करेंगे आज प्यारी सी क्लास को। आज मैं आपको बता दूं, ये जो आप आज मेरे साथ पेपर डिस्कस करेंगे, ये पेपर है हम बता दें, ये पेपर है जनवरी माह में जो सीटेड ने 2021 में जो पेपर आपका लिया था, ये तब का पेपर है। और ये पेपर आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। आज हम प्राइमरी के समस्त पेपर लगभग समाप्त करने वाले हैं। 2022 का और बचा है। हमने 2011 से लेकर के 2021 तक के समस्त पेपरों को प्राइमरी लेवल के निपटा दिया है, खत्म कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी और जूनियर में जो बाल विकास होता है इसमें ज़्यादा भांति नहीं होती, कोई भी अंतर नहीं होता। सेम सिलेबस, सेम पैटर्न, सब कुछ सेम होता है। यानी मैं तो कहता हूं आप प्राइमरी की भी सीडीपी सॉल्व करें एज वेल एज आप जूनियर की भी सीडीपी को सॉल्व करें, क्योंकि सीडीपी याद रखिएगा एक प्रैक्टिस का मुद्दा है, एक प्रैक्टिस का विषय है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप अपने अध्ययन में, आप अपनी चीजों में उतना ही ज्यादा निखार पाएंगे। तो शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। तो सभी के सभी बच्चे जो सेशन है उसको शेयर कर दीजिए अपने मित्र समूहों के बीच में, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें चैनल का। जो भी आपके सुझाव होते हैं इन पेपर्स को लेकर के, आपको ऐसा लगता है कि जो व्याख्या हो रही है ज़्यादा हो रही है, आपको ऐसा लगता है कम हो रही है, जैसा भी आपके विचार हैं कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं। आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि जो शोधन है, जो सुधार है, वो आपके विचारों के द्वारा ही हो सकता है। तो आज आगे क्लास में चलेंगे, आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। खैर सभी लोग देखते रहिए और बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। सेशन को जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, सब कुछ समझाते हुए। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं, पहले की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा प्रथम आज का पहला प्रश्न है, शुरू करते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। एक बच्चा है रोहन, खेल रहा था, चोट लग जाती है, रोने लगता है। यह देखकर उसके पिता ने कहा, जो रोहन के डैडी थे, उन्होंने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। अब बताइए, मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको दो बातें बताई थी, और ये बात मैं आपको इसलिए बार बार बताता हूं कि पेपर में 101% एक प्रश्न, दो प्रश्न आएंगे। एक होता है जेंडर बायस, जिसको आप कहते हो जेंडर पक्षपात। क्या कहते हो? जेंडर पक्षपात। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई है, दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई है, एक होता है जेंडर स्टीरियोटाइप। क्या होता है? आप कहोगे होता है जेंडर। देखो इंग्लिश में याद करना इनको क्यों जरूरी है, क्योंकि भैया हिंदी में इनके तमाम मतलब निकाल दिए जाते हैं। तो इसको कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, देखो अब जेंडर बायस क्या है इंग्लिश में ही याद रखना, और जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है। जेंडर बायस का मतलब होता है अगर कोई बच्चा कोई भी एक एक्टिविटीज है, जैसे मैं बार बार बताता हूं कि जो कुश्ती है वो केवल लड़के ही खेल सकते हैं, और जो रंगोली है वो केवल लड़कियां ही बना सकती हैं। अगर आप
जेंडर का मतलब होता है स्त्री और पुरुष। अगर आप स्त्री और पुरुष के बीच में कामों का बंटवारा कर देते हैं कि ये काम पुरुष ही करेंगे, ये काम स्त्रियां ही करेंगी, लड़के लड़के कुश्ती करेंगे और लड़कियां कुश्ती नहीं करेंगी, तो आप यहां पर हो जाते हैं जेंडर बायस यानी जेंडर पक्षपात। यानी अगर कोई भी शिक्षक, कोई भी अभिभावक, कोई भी मेंटोर अगर कभी भी एक जेंडर की तरफ झुका हुआ है कि ये काम इसी जेंडर का है, इसी को करना चाहिए, इसको कहते हैं जेंडर पक्षपात। वही अगर बात की जाए जेंडर स्टीरियोटाइप की, तो जहां ध्यान रखना है जेंडर स्टीरियोटाइप में ये होता है कि लड़कियां नहीं रो सकती हैं, लड़कों को नहीं रोना चाहिए, लड़कियां ही केवल रोती हैं। तो इस टाइप की जो बातें होती हैं, तो अगर देखिए अगर टीचर या कोई मेंटोर एक तरफ झुका है तो वो जेंडर पक्षपात कर रहा है। लेकिन अगर वही टीचर या शिक्षक अगर रोल बताना शुरू कर दे कि तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम्हारा काम ये है, ये है, ये है, तो ये क्या होता है, तो ये होता है जेंडर रूढ़िवादिता। देखो उसने कहा ना लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। क्या लड़कियां ही केवल रो सकती, लड़के नहीं रो सकते? बिल्कुल रो सकते, उनको रोना आएगा, वो रोएंगे, उनका अधिकार है, रोना भी चाहिए, क्योंकि रोने से जो गम होते हैं हल्के हो जाते हैं, आंसुओं में बह करके जो इमोशन होते हैं वो निकल जाते हैं, और जैसे निकल जाते हैं मन हल्का होता है, और इससे आप एंजाइटी का शिकार नहीं होते हैं, आपको पैनिक अटैक नहीं आते हैं। तो बहुत जरूरी है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है काम की तरफ झुके होना, और जेंडर बायस होता है एक जेंडर की तरफ झुके होना, कि एक क्लास में एक जो टीचर है वो छात्रों पर ज्यादा ध्यान देता है लड़कियों की अपेक्षा, तो ये भी जेंडर बायस है। ठीक है, तो इसको कहते हैं जेंडर बायस। और अगर काम में अगर एक तरफ झुकाव हो जाए तो उसको कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, पहला नंबर सही है, क्योंकि जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। यह कथन, पिता का यह कथन किसको दर्शाता है? जेंडर रूल। और चुनौती नहीं देता। चुनौती देने का मतलब तब होता जब उल्टा बात लिखी होती कि भाई तुम क्यों नहीं रो सकते हो, क्या लड़कियां ही रो सकती? अब चुनौती मिल रही है। और जेंडर भेदभाव मैंने अभी बताया ना कि जेंडर बायस नहीं है, ये जेंडर समानता तो हो ही नहीं सकती। जेंडर समानता क्या होती है कि जैसी महिलाएं काम कर सकती हैं वो काम पुरुष भी कर सकते हैं, तो ये होता है। तो याद रखेंगे ना? आप कहेंगे ठीक बात है, आगे आइए। दूसरा नंबर, एक प्रगतिशील कक्षा में मैं आपको कई बार बताता हूं कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर जी प्रोग्रेसिव क्लासरूम वही होगा जहां विद्यार्थियों को छूट हो खुद से करके देखने की। वहां पर अकादमिक जो अंक है सामने ना आए, वहां पर रिजल्ट सामने ना आए, केवल और केवल बच्चों की कुशलता पर ध्यान दिया जाए, बच्चों की कौशल पर ध्यान दिया जाए, उसी को कहते हैं एक प्रगतिशील कक्षा, और वही होता है एक प्रगतिशील स्कूल। तो लिखा है, पहला नंबर लिखा है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का। अटल पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि एक निश्चित पाठ्यक्रम है, बस उसी को फॉलो करना चाहिए, नहीं। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता यह होती है कि आप क्या करें, जैसा देश वैसा भेष। यानी जैसे बच्चे, अगर बच्चे को आप देख रहे हैं कि बच्चा इस समय नहीं पढ़ पा रहा है तो उसका समय बदल कर, मतलब लचीला होना चाहिए, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। ठीक है, कोई बच्चा आर्ट साइड का है, उसको मतलब उसको ह्यूमैनिटीज ज्यादा समझ में आती है, साइंस नहीं समझ में आती तो ह्यूमैनिटीज पढ़ाइए, साइंस मत पढ़ाइए। किसी को साइंस ज्यादा है तो ह्यूमैनिटीज मत पढ़ाइए। यानी लचीलापन, तो अटल तो गलत बात है, इसको कहते हैं रिजिड, रिजिडिटी। ठीक है, ये तो गलत बात है। छात्रों प्रतिस्पर्धा पर, मैंने कहा था कि प्रतिस्पर्धा पर कभी भी प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, प्रोग्रेसिव स्कूल में कभी भी और प्रतिस्पर्धा मत कराइए, क्योंकि बच्चे में इंडिविजुअलिस्ट डिफरेंसेस हैं, अपनी अपनी योग्यताएं हैं। तो आप जो है उसको प्रतिस्पर्धा करके आप उसको क्या बनाएंगे? आप उसको केवल जीत की भूख नहीं होनी चाहिए, हारना भी जरूरी है। मैंने कहा था कि गलतियां अधिगम का एक मुख्य पार्ट होती हैं, हार भी या असफलता भी अधिगम का एक मुख्य पार्ट होती है, तो गलत बात है। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने सबसे बढ़िया बात है। आप मौके दे रहे हैं कि आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ो। ज्ञान को बनाने के लिए आप प्रचुर मौके उसको दे रहे हैं, उसको बोलने का मौका दे रहे हैं, उसको खेलने का मौका दे रहे हैं, उसको क्रिएटिविटी करने का मौका दे रहे हैं, ये सबसे बढ़िया बात है। और अकादमिक अंक, मैंने कहा था अंकों की बात कभी भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन नहीं करता है, तो क्या सही होगा? यही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आओ, आगे देखो, लिखा है, आगे देखिएगा,
एक गतिविधि के दौरान एक प्रोसेस चल रहा है, छात्रों को संघर्ष करते देख एक गतिविधि हो रही है, यानी एक कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं बच्चे और छात्रों साथ संघर्ष कर रहे हैं, मतलब काफी प्रयास कर रहे हैं। एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। एक मान लीजिए आपने एक बच्चे को काम दिया या बच्चा एक प्रोसेस पे है और शिक्षिका देख रही है कि बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो शिक्षिका यह सोचती है कि मैं इनको इशारा दूंगी, थोड़ा सा संकेत दूंगी, हल्की सी सहायता दे दूंगी, क्या बताने में कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो और ये कैसे कर रहे हो, ठीक, प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेओ वाइगोस्की साहब भैया इसको क्या कहते हैं, मैंने आपको ध्यान करिए बताया था, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इसी के साथ में मैंने कहा था जब बच्चा इसमें फंसता है तो उसको दिया जाता है स्कैप फोल्डिंग। क्या देते हैं, आप कहेंगे स्कैप फोल्डिंग। और यही जो स्कैप फोल्डिंग होता है इसी को कहते हैं पाड़, इसी को कहते हैं मचान, इसी को कहते हैं हल्की सी सहायता। तो अब जब अध्यापिका क्या, क्यों, कैसे उसको थोड़ी सी इशारा देखो कह रहे हैं ना, इशारा, हल्की सहायता जब प्रदान करेगी, लियो वाइगोस्की उसको क्या कहते हैं, बच्चों को निष्प्रेरित करेगा। अरे बिल्कुल गलत बात है। अधिगम में पाड़, आधारभूत संरचना का काम करेगी, बिल्कुल सही बात है। प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, गलत बात है। अधिगम अर्थहीन है, बिल्कुल ही गलत बात है। इतने दिन मुझे आपको पढ़ाते हुए हो गया है, अगर आपने थोड़ा सा भी मेरी बातों पर ध्यान दिया होगा तो ये आप यकीन मानिए कि पेपर के समय जाते हुए आप किसी भी प्रकार के प्रैक्टिस सेट को उठाना, मेरी ये 100% गारंटी है कि आप कम से कम उसमें 25 प्रश्न सही टिक करोगे। लेकिन अब दिमाग लगाया है तो भाई लेओ वाइगोस्की ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बच्चा एक ऐसी दशा में फंसा हुआ है जहां पर अगर थोड़ी सी बाहरी सहायता मिल जाए तो बच्चा उस दशा को पार कर जाएगा। उसे ही कहते हैं स्कैप फोल्डिंग या पाड़ या मचान या आधारभूत संरचना। चौथा प्रश्न लिखा हुआ है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सामाजिकरण देखो बच्चों का हो रहा है, ठीक, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है, बिल्कुल सही बात है। और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, इससे सही बात हो ही नहीं सकती है। मैंने कहा था कि भैया सोशलाइजेशन जो होता है, सोशलाइजेशन जो है भैया ध्यान करिए, सोशलाइजेशन जो होता है मैंने कहा था दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक कारक और एक होते हैं, प्राथमिक को आप मुख्य भी कहते हो। मैंने कहा था इसमें आता है परिवार और बहुत ज्यादा आएगा आपका आस पड़ोस, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो ये प्राथमिक और बाकी जितने भी जहां जो कुछ है सब कैसा द्वितीयक है। तो विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीयक बिल्कुल सही है और परिवार प्राथमिक बिल्कुल सही है। विद्यालय सामाजिकरण का प्राथमिक, अरे बिल्कुल गलत बात है, क्या है, गलत है। सामाजिकरण समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है, समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है, जबकि परिवार सामाजिकरण का जैसे द्वितीयक आया, परिवार द्वितीयक हो ही नहीं सकता है। एक हमारा नीचे है ऑप्शन, परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं, गलत बात है। परिवार द्वितीयक नहीं है, परिवार केवल प्राथमिक है और बाकी सब कुछ जनसंचार, स्कूल, मीडिया, समाज सब कुछ क्या है, द्वितीयक कारक है। प्राथमिक क्या है, परिवार यानी फैमिली है। और बहुत ज्यादा आस पड़ोस, बस इसके ज्यादा बाकी कुछ भी हो सब कैसे हैं, द्वितीयक कारक होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे आ जाओ पांचवा नंबर कहता है बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है। बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। बुद्धि लब्धि केवल, हमने कहा था केवल लग जाए वो हानिकारक होता है, उसको पहले गलत कर दो। कहता है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से होती है क्या, अरे नहीं भाई, अरे उसको क्लोज, वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है क्लोज एंडेड, माने एक सवाल का एक केवल उत्तर। और ओपन एंडेड क्या होता है कि एक सवाल के पीछे आप कई सारे उत्तर, कई सारी व्याख्याएं दे सकते हो, तो गलत है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों की बुद्धिमत्ता को निर्धारित करती नहीं। ये कहता है कि मान लीजिए कि अगर मैं मैथ में अच्छा हूं या मेरी अगर संगीतात्मक बुद्धि अच्छी है तो मैं मैथ में भी अच्छा होऊंगा, सांस भी अच्छी होगी हमारी, हम गाते भी अच्छा होंगे, हम नाचते भी अच्छा होंगे, ऐसा नहीं होता है। तो एक आयाम अच्छा है तो सब आयाम अच्छे नहीं हो सकते, गलत।
हाँ, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और लिखा है बुद्धिमत्ता कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती, ऐसा होता ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति पैदा होता ही है अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को लेकर के, तो ऐसा तो कह ही नहीं सकते हैं ना। तो यही हो जाएगा कि बुद्धिमत्ता जो होती है उसमें विभिन्न दशाएं होती हैं। 6वां नंबर देखो, लिखा हुआ है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। मतलब मैं इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि आप लोग मुझे स्वीकृति देते हैं। मैं इसलिए मान लीजिए मैं इसलिए, कोई भी एक बच्चा है वो इसलिए फर्स्ट आना चाहता है क्योंकि माताजी उसको चॉकलेट दिलवाएंगी। हम इसलिए अपना काम अच्छी तरीके करते हैं क्योंकि मेरी मम्मी कहती है शाबाश बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया, ऐसी बात है। तो कहता है ये नैतिक विकास से किस चरण को दर्शाते, याद रखना प्रथागत। प्रथागत का मतलब होता है शुरुआत की ये प्रथा रही है कि जब तक किसी बच्चे को अप्रिसिएट नहीं किया गया है, जब तक किसी बच्चे की प्रशंसा नहीं की गई है, तब तक वो काम नहीं करता, काम करने के लिए उद्यत नहीं होता है। और ऐसा कहना तो भैया गलत बात है, ऐसा कहना क्या है, गलत है, यानी ये प्रथागत में है। तो याद रखिएगा दूसरा नंबर। बाकी ये सब अमूर्त संक्रियात्मक तो ये तो प्याजे वाला आ गया, बातें खत्म है। अब 3 होती हैं, पूर्व प्रथागत, उत्तर प्रथागत, प्रथागत। तो प्रथागत का मतलब ये होता है कि भैया प्रशंसा, और उत्तर प्रथागत में आते आते किसी की प्रशंसा के लिए काम नहीं करता है। ठीक है, आप कहेंगे ठीक बात है, आगे आ जाओ। 7वां नंबर कहता है, देखते जाना बहुत ही ध्यान से, और आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं क्योंकि खुद ही मैं इतनी रफ्तार में पढ़ाता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ सुनते चले जाइए। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, यानी जो लेव वाइगोस्की ने सोशियो कल्चर जो थ्योरी दी है, तो वो जो उसका जो परिप्रेक्ष्य यानी उसकी जो व्याख्या है, अधिगम प्रक्रिया में फिल इन द ब्लैंक्स के महत्व पर जोर देता है। अब बताओ, अगर सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, या आप कह दो कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ही जिसने दिया है, तो सामाजिक सांस्कृतिक उपकरणों पर उसने ज्यादा जोर दिया होगा। भाई गुणारोपण तो आता ही नहीं है, अभिप्रेरणा का इससे कोई लेना देना नहीं है, संतुलीकरण का कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखिएगा, जब सिद्धांत ही क्या है और वाइगोस्की का सिद्धांत क्या है, तो आप कहोगे सोशियो कल्चर थ्योरी या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो बाकी तीनों से क्या लेना देना है ना, सांस्कृतिक उपकरणों का केवल लेना देना है। आप कहेंगे ठीक बात है, तो सही कर देंगे किसको, पहले नंबर को सही कर देंगे। ठीक है, आप कहेंगे ठीक बात है, तो क्या सही हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण। बात बताओ सबको समझ में आ रही, तो एक बार थम्सअप जरूर करें, फिर आगे की बात आगे चलेगी। ठीक है, और सभी के सभी शेयर जरूर करें, जितने भी लोग उपस्थित हैं वो सभी के सभी लाइक जरूर करें, हमें सपोर्ट जरूर करें। आगे की बात सुनिए, जीन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में वर्णित करते हैं। देखो, जो जीन प्याजे हैं वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देते हैं। आप जानते हो जीन प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन प्याजे ने दी है, जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब यहाँ पर ये जो संज्ञानात्मक संरचनाएं होती है, मतलब ये कहते हैं कि एक बार अगर किसी बच्चे ने, मान लीजिए कि एक बार किसी मनुष्य को देखा, तो उस मनुष्य की फोटो उसके दिमाग में क्या होती है, छप जाती है। और इसको किस रूप में वर्णित करते हैं, तो मनोवैज्ञानिक उपकरणों नामक कोई भी चर्चा मैंने आपको पढ़ा है, कोई चर्चा उसमें आती है। उद्दीपक अनुक्रिया में आते हैं हमारे कौन, स्किनर आते हैं, थॉर्नडाइक आते हैं और पावलाव आते हैं। ये लोग कैसे हैं, ये लोग कंडीशनिंग में हैं, इनकी कंडीशनिंग थोड़ी थोड़ी अलग अलग, लेकिन ये तो इसकी कोई बातें नहीं है। विकास का समीपस्थ क्षेत्र, जिसको आप कहते हो जेडपीजी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसी को कहते हैं डेवलपमेंट। और प्रॉक्सिमल माने समीपस्थ और जोन माने क्षेत्र, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की हिंदी होती है विकास का समीपस्थ क्षेत्र। और अभी अभी मैंने बताया कि ये तो काय लेव वाइगोस्की ने, तो ये तो गलत हो गया। मनोवैज्ञानिक उपकरण भी गलत हो गया, ये स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलाव का कहना है। ये आपका जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, किसका कहना है, लेव वाइगोस्की का कहना है। तो बचा क्या, स्कीमा। याद करो, मैंने कहा था जो स्कीमा होता है, इन्होंने बात की है स्कीमा की, इन्होंने बात की है एसिमिलेशन। स्कीमा का मतलब होता है एक दिमाग में एक किसी भी चीज को देख करके एक धारणा बना लेना। जैसे मोदी के बारे में धारणा है कि वो अच्छा नेता है, ये धारणा है हमारे मन में। मोदी की बात होती है, हमारे तुम्हारे दिमाग में एक चित्र सामने छप जाता है। जैसे हम आपसे कहें कि बताइए आपके घर में किताब कहाँ रखी है, तो आपका तुरंत दिमाग जाएगा कि सर जी सामने से घुसो, दरवाजा मिलेगा, दरवाजे के आगे जाओगे, 4 1 2 3 अलमारियां हैं, उन्हीं में सबसे ऊपर वाले में रखा है। क्यों,
क्योंकि घर की पूरी फोटो हमारे दिमाग में हूबहू उतरी हुई है। दैट इज कॉल्ड स्कीमा, इसे ही स्कीमा कहते हैं। तो इन्होंने स्कीमा की बात की, इन्होंने आत्मसातीकरण की बात की है जिसको एसिमिलेशन कहते हैं, इन्होंने साम्यीकरण की बात की जिसको आप इक्विलिब्रिएशन कहते हैं, इसकी बात की है। इन तीनों की बात ये नहीं करते हैं, स्कीमा की बात करते हैं, तो सही हो जाएगा। किसी भी चैप्टर को, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम हम कहते हैं सही नहीं पता है मत पता रहने दो, कम से कम गलत तो पता रखो। तो उद्दीपक जब इन्होंने बोला ही नहीं जीन पैजेंट तो होगा नहीं। ये वाला किसने बोला है, तो आप कहेंगे लेओ वाइगोस्की बोला है। ये उपकरणों की बात ये करते ही नहीं है, तो यही वाला सही हो जाएगा। और सही भी है क्योंकि स्कीमा की जो चर्चा है, क्योंकि जो संज्ञानात्मक जो संरचनाएं हैं, ठीक है, वो कहाँ होती हैं, तो आप कहोगे स्कीमा में होती हैं। आगे आ जाते हैं, देखिए आगे देखो 9 नंबर को देखेंगे, हैं ध्यान से देखिए। आपको एक एक बात मैं हूबहू समझाऊंगा, आपको सब समझ में भी आएगा और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। बशर्ते आप बीच में जाएं मत। जो भी बच्चे बीच में जाते हैं, देखो मेरा आप कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, मुझे तो पढ़ाना है, मैं तो पूरा सेशन पढ़ा के ही जाऊंगा। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आप आगे चलकर उस पर मजबूत होंगे, नहीं मानेंगे आप जाने, आपका काम जाने। लाइक शेयर करते रहें। जीन पैजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल, तो ये करते समय सबसे पहले ये समझा करो प्री ऑपरेशनल। अगर कहा जाए प्री ऑपरेशनल की एज कितनी होती है, तो बताओ 2 से लेकर के 6 साल, ठीक। यानी ये आप कह सकते हो कि अर्ली चाइल्डहुड की भी यही एज होती है। तो प्री ऑपरेशनल अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? अमूर्त सोच हो ही नहीं सकती। मैंने कहा था अमूर्त का मतलब है जो चीजें सामने नहीं होती हैं उनके बारे में सोचना। तो ये तो आती है भैया फॉर्मल ऑपरेशनल यानी औपचारिक संक्रियात्मक पर आती है। यानी ये चौथी स्टेज होती है जब उम्र हो जाती है 12 से लेकर के 18 तक जो स्टेज चलती है। विचार का केंद्रीकरण, ये बात बिल्कुल ठीक है। परिकल्पिक निगमात्मक नहीं, ये हमारी आती है कॉन्क्रीट में आती है। किस में आती है? कॉन्क्रीट पर आती है, जब बच्चा देख करके चीजों के बारे में सोच बनाता है। और पदार्थों का जो संरक्षण होता है वो भी आता है कॉन्क्रीट में। किस में आता है? कॉन्क्रीट में आता है। तो क्या सही हो जाएगा? अब देखो विचार का केंद्रीकरण का मतलब ये है कि बच्चा जैसे आपने उसको सामने एक बीकर दे दिया, तो यदि उसकी लंबाई को देखेगा तो चौड़ाई को नहीं देख पाएगा, और अगर चौड़ाई को देखेगा तो उसकी लंबाई को नहीं देख पाएगा। यानी बच्चा एक समय में एक चीज का एक ही एस्पेक्ट देख पाता है, एक ही पक्ष पर विचार कर पाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर बहुत सारे पक्षों में उस पर विचार करने की सोच आ जाती है। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा दूसरा नंबर। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। 10वां देखो, 10वां नंबर जो लिखा हुआ है प्यारे भैया, ये है कर्जा। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, बिल्कुल गलत बात है। मैंने कहा था कि जो विकास होता है वो एक सरल रेखी नहीं होता है। तो अब कैसा होता है? तो आपने कहा था कि वर्तुलाकार होता है। तो वर्तुलाकार का ही मतलब यही होता है कि सब में एक तरह की दशाएं नहीं होती हैं। विकास जो होता है सब में होता है, उसका पैटर्न एक होता है, लेकिन याद रखिएगा विकास की दर जो होती है वो एक जैसी नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? तो आप कहोगे कि मान लीजिए कि एक बच्चा 10 साल का है और एक लड़की भी 10 साल की है, दोनों का जो विकास होगा वो अलग अलग होगा। जैसे कि मैं भी मान लीजिए जो मेरी उम्र है, मेरे दोस्तों की भी वही उम्र है, लेकिन मेरा दोस्त है वो हमसे लंबाई में छोटा है, मैं उससे लंबाई में बड़ा हूं, पर वो मुझसे ज्ञान में बड़ा है, मैं उससे ज्ञान में छोटा हूं। यानी हम में और उसमें जो विकास की दर है, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, वो अलग अलग है। उसके कुछ एस्पेक्ट जल्दी डेवलप हुए, मेरे कुछ एस्पेक्ट जल्दी डेवलप हुए हैं। तो अगर कहा जाता कि विकास सभी में एक तरह विकास सार्वभौमिक होता तब तो ठीक है, लेकिन दर जो है, जो रेट है, वो सब में अलग अलग होती है, तो गलत है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, ये किसने कह दिया? मैंने कहा था विकास कैसा होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है। स्कूल में ही कैसे होगा? ऐसे तो अगर होता तो जो बच्चों की लंबाई का है उनको स्कूल में डाल दिया जाता, क्योंकि स्कूल में तो विकास होता है तो उनको लंबा हो जाना चाहिए, तो ऐसा तो होता ही नहीं है। विकास केवल बाल्यावस्था में होता है तो आदमी को बाल्यावस्था के बाद मर जाना चाहिए, लेकिन जो विकास कहता है ये तो वूम्ब टू टूम्ब चलता है, गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है, तो ये तो बाल्यावस्था में से कब्र बनेगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सही है, विकास बहुआयामी होता है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ये बहुआयामी होता है, हर तरह से होता है और हर तरफ होता है।
ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपने मेरे सेशन को बहुत अच्छी तरह के देखे होंगे पहले वाले, तो आपको 100% बात समझ में जरूर आएंगी। और सरल प्रश्न देखो, जन्म से किशोरावस्था, कुल मिला के समझो कि जब बच्चे ने जन्म लिया, और किशोरावस्था का मतलब 18 साल तक। ठीक, बच्चों में विकास का क्रम क्या होता है, तो बताइए क्या होता है प्याजे के अनुसार। तो सबसे पहले क्या होता है, तो आप कहोगे सेंसरी ऑर्गन स्टेज आती है, यानी संवेदी गामक अवस्था आती है। ठीक है, दूसरी क्या आती है, तो आप कहोगे दूसरी आती है आपकी मूर्त, कॉन्क्रीट, और तीसरी क्या आती है, आप कहोगे अमूर्त। भाई सबसे पहले संवेदी अवस्था आती है, फिर कॉन्क्रीट आती है, फिर आती है फॉर्मल ऑपरेशन यानी अमूर्त आती है। तो यही तो सही है। देखो इसमें अमूर्त पहले लिखा है गलत, इसमें मूर्त पहले लिखा है, संवेदी बाद में गलत, इसमें संवेदी लास्ट में गलत। क्या होता है, संवेदी गामक, फिर मूर्त यानी सेंसरी, फिर कॉन्क्रीट और फिर फॉर्मल, यही तो क्रम है। तो क्रम ये होता है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले प्याजे ने ये कहा था कि भैया सबसे पहले सेंसरी ऑर्गन के द्वारा सीखता है, फिर बीच में प्री ऑपरेशनल आता है, तो इसमें नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं है। कॉन्क्रीट आता है, उसके बाद में कॉन्क्रीट, और अमूर्त को क्या कहते हैं, एडोलसेंस। तो सबसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। बात वही है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे आओ। 12 नंबर में कहता है एक प्रगतिशील कक्षा, प्रगतिशील फिर से देखो आया है। प्रगतिशील कक्षा में बस एक ही बात में याद रखो कि क्या होना चाहिए, वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। जो भी काम करेगा बच्चा ही करके सीखेगा। तो कहता है कि कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। मैंने कहा था कि याद रखो, चाहे आपसे पूछे बहुभाषिकता को किस तरह से देखा जाना चाहिए, तब भी आप कहोगे एक संसाधन के रूप में, एक सहायता के रूप में। अगर कहा जाए कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं यानी इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उनको कैसा देखा जाना चाहिए, तब भी आप कहोगे एक संसाधन के रूप में या एक सहयोग के रूप में देखा जाना चाहिए। इनसे कभी प्रॉब्लम नहीं लेनी। तो लिखा है एक बाधा के रूप में, गलत। अध्यापक के पक्ष में असफलता, गलत। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, समूह नहीं बनाना है। मैंने कहा था कैटेगराइज नहीं करना है। समूह जब बनाओगे तो कैटेगराइज करोगे ना, नहीं करना है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण सबसे बढ़िया है। दो बातें अपनी गांठ बांध के रख लो। क्या, बहुभाषिकता जो होती है, मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है, वो भी क्लास के लिए एक वरदान होता है, या एक सहायता होता है, या एक संसाधन होता है। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वो भी क्लास के लिए एक संसाधन होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों, क्योंकि जब एक क्लास में बहुत सारे भाषिकता वाले बच्चे हों या बहुत सारे व्यक्तित्व के बच्चे हों, तो क्लास कैसी होगी, विविधता से भरी होगी। और भारत तो विविधताओं का देश है ही, तो इसलिए सही हो जाता है। ठीक है, और टीचर को मौका भी मिलता है कि अलग अलग प्रकार के बच्चों को जाने, उनको समझे, उनके हिसाब से अपनी प्लानिंग पर परिवर्तन करें। 13 नंबर में आओ। देखो लिखा हुआ है, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि सेशन को पूरा लास्ट तक देखो। आप जब पेपर में जाओगे, पेपर में आके आप खुद ही बताओगे कि सर जी जो आपने पढ़ाया था लगभग पेपर में हमने रिलेट किया और हम सफल हुए, निश्चित तौर पर सफल हुए। ठीक है, तेरा देखो एक समावेशी कक्षा, फिर देखो मतलब घूम फिर के प्रश्न वही आने हैं। सीटेड में कोई बाहर का प्रश्न नहीं आता है। समावेशी शिक्षा का मतलब ऐसी शिक्षा या ऐसी कक्षा जहां हर प्रकार के बच्चे बैठे हो, मतलब प्रतिभाशाली भी, औसत भी, दिव्यांग भी, कोई भी शैक्षिक अक्षमता वाले भी, सबको एक साथ बिठाओ। किस पर जोर देती है, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर नहीं, मतलब केवल प्रदर्शन को देखती रहती है, प्रदर्शन किसका अच्छा नहीं। अविभेदी समरूप निर्देशों पर, यह भी गलत बात है, समरूपता पर नहीं। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों का अलगाव, मैंने कहा था कभी भी उनको किसी भी योग्यता के आधार पर छांटना नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। हर बच्चे के समर्थ को अधिकतम करने के लिए अवसर, मतलब बच्चे में जो क्षमता है उसको अधिकतम तक विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करना, यही तो है समावेशी कक्षा। वो कैसा है डजंट मैटर, बस आप क्या करो कि उसको अवसर दो कि भैया सब लोग एक जैसे होते हैं, बच्चे एक जैसे होते हैं, अपनी क्षमता का अधिकतम से अधिकतम प्रयोग करें। ठीक है, तो यही हो जाएगी समावेशी कक्षा। आगे आ जाओ। लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। 2016 में जब मोदी की सरकार बनी तो मोदी ने, आप जानते हैं कि जो विकलांग शब्द हुआ करता था, विकलांग शब्द को बदल कर क्या किया था, आप सबको याद हो, नहीं याद है तो सुन लो।
मोदी जी की जब सरकार बनी तो 2016 में जो हमारा विकलांग अधिनियम था उसको चेंज किया और कहा कि जो विकलांग व्यक्ति हैं अब उनको विकलांग नहीं बल्कि क्या कहा जाएगा, दिव्यांग कहा जाएगा। मतलब उनके वो दिव्य अंग हैं, ना कि वो विकलांग हैं। अब जब भैया जब दिव्यांग कहा जाता है तो देखो वही बात पूछेगा, निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग हुआ है, किस शब्दावली, कुछ नहीं चेंज हुआ है, केवल शब्दावली परिवर्तित हुई थी। मंदित मना, गलत बात। विकलांग छात्र, गलत बात। देखो ये है शारीरिक दिव्यांगता, यही बिल्कुल सही है। छात्र जिनका शरीर अशक्त है, ये भी प्रयोग नहीं हुआ था। क्या प्रयोग हुआ है, छात्र जो शारीरिक दिव्यांग है, जिनमें शारीरिक दिव्यांगता है। एक बात बस याद रखना कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में कुछ उनके पेंशन को बढ़ाया गया था, वो आपसे यहां पर नहीं पूछेगा, आपसे शब्दावली पूछेगा, तो याद रखना दिव्यांग कहा गया है, ना कि विकलांग कहा गया है। मोदी की सरकार आने के बाद में ये परिवर्तन हुआ है, आमूलचूल परिवर्तन देखे गए हैं। ठीक है, आगे आओ। लिखा हुआ है 15 नंबर की, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए। अधिगम कठिनाई का मतलब है कि पठन अक्षमता, ठीक है, ADHD हो जाए, मन नहीं लगता है, डिस्ग्राफिया है, लिखने में समस्या है, डिस्कैलकुलिया है, तो इनको कहते हैं हम अधिगम कठिनाइयां। ठीक है, इनसे जूझते हुए छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप कहोगे भैया कि दृश्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल सही है, तो सही बात है। संरचनात्मक शिक्षण शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाएं बनानी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग बस यही नहीं करना चाहिए। अरे भाई एक बात आप खुद ही मुझे बताइए प्यारे भैया, एक तो बच्चा ऑलरेडी जूझ रहा है किससे, अधिगम अक्षमता से, ऊपर से आप गए, आपने कलाकारी की उसको और जटिल बना दिया। एक तो बच्चा पहले भी परेशान था, अब आप तो उसकी जटिल करके उसकी परेशानी को बढ़ा रहे हो ना, तो यही हो जाएगा कि ये काम नहीं करना चाहिए। बाकी आप अगर शब्द सामग्री के इस्तेमाल कर रहे हो तो आप अच्छा कर रहे हो। क्यों, क्योंकि वहां पर ऐसे बच्चे होंगे जो दृष्टिबाधित होंगे, तो उनका आप क्या कर रहे हो, उनको आप बढ़िया सा एक माहौल दे रहे हो, सीधी सी बात यही है। बाकी आपको अलग अलग शैक्षिक योजनाएं बनाना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो दिमाग लगाते रहना। आगे देखो 16 नंबर में आ जाओ भैया। 16 नंबर क्या कहता है, तो 16 नंबर कहता है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। कम परिज्ञानता या बोधगम्यता, तो कम क्रिएटिविटी की कोई पहचान नहीं होती है। देखो अब सारी चिंतन, इससे अच्छा कुछ होता नहीं है। और अगर उधर देखोगे तो देखो लिखा होगा, एक मिनट आपको हम दिखा देते हैं। अब सारी अभिसारी में देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग है। अब पहले सुनो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती क्या है, दिख रहा है, ये देखो लिखी हुई है प्यारे भैया आपको, ये देखो लिखी हुई डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है, अच्छा आप खुद बताओ, कोई जैसे बच्चा अगर क्रिएटिव है, सृजनात्मक आदमी है, ठीक, जैसे कोई भी बच्चा है क्रिएटिव है, उसके सामने एक आप सवाल रखोगे तो वो क्या करेगा, उसको सॉल्व करने के 10 तरीके निकालेगा। और यही कहती है डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि एक समस्या के 10 समाधान निकालने वाला व्यक्ति, या जो परंपरागत समाधान चलता आ रहा है उससे इतर समाधान निकाल दे, उसे ही तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ये सृजनात्मक बालक है या क्रिएटिव आदमी है। तो हिंदी से मत याद रखना, 2 प्रकार की थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। तो जो डाइवर्जेंट होती है उसमें बच्चा, डाइवर्जेंट का मतलब होता है उसके पास एक से अधिक हल होने चाहिए, ठीक। और जो कन्वर्जेंट होती है उसका मतलब होता है कि एक संकुचित हल, एक केवल है, एक समस्या एक हल बस, और उसको कुछ पता ही नहीं है, वो है संकुचित विचारधारा। और डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है कि विस्तृत विचारधारा। तो जो सृजनात्मक बच्चा होता है ना, तो सृजनात्मकता की पहचान यही होती है कि वो क्या होता है, विस्तृत सोच वाला होता है। अति सक्रियता जो होती है एक प्रॉब्लम होती है, हाइपर एक्टिविटी प्रॉब्लम है एक, ठीक है। और असतर्कता तो आप जानते हो कि सतर्क नहीं रहोगे तो चीजों को आप सही से कर नहीं पाओगे, भूल जाओगे। बड़ी सिंपल सी बात है। मैं आपको कीवर्ड आपको पकड़ाना चाहता हूं कि ध्यान से सुनो। सृजनात्मक जो व्यक्ति होगा वो एक प्रॉब्लम के एक से ज्यादा आंसर उसके पास होंगे, और अगर ऐसा है तो वो सृजनात्मक है, और अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो फिर काहे का सृजनात्मक।
किस बात का सृजनात्मक? भाई क्रिएटिव है तो आप में अगर कन्वर्जेंट थिंकिंग के संकुचित विचारधारा है तो आप सृजनात्मक नहीं हुए। आप में अगर विस्तृत विचारधारा है, व्यापक विचारधारा है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग है, तभी आप क्या हुए? सृजनात्मक हुए। और सृजनात्मकता के प्यारे बच्चे मतलब ये होता है कि एक एक चीज के एक से अधिक आंसर निकालना, एक से अधिक आप कह सकते हैं कि उसके समस्या के एक से अधिक समाधान पता करने वाला ही क्या है? सृजनात्मक है। आगे आ जाओ 17 नंबर। देखो 17 नंबर, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं। विविध पृष्ठभूमियों का मतलब है कि अलग अलग पृष्ठभूमि से आए, मतलब अलग संस्कृति से आए, अलग भाषा क्षेत्र से आए हैं और अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस से बच्चा आया है। कुछ संबोधित करने हेतु तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? और विविध पृष्ठभूमि का मतलब यह भी होता है कि बच्चों में क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। और अधिगमकर्ता है माने छात्र हैं, अधिगम करने वाले। अधिगमकर्ता मतलब लर्नर्स या अधिगम करने वाले। तो लिखा विविधता संबंधी मुद्दों पर बात टालनी चाहिए, यही तो गलत है भैया। अगर विविध पृष्ठभूमियों से हैं तो विविधता से बात टालो मत, उनको बात करने का, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। लिखा है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का। अरे नहीं भाई, मानकीकृत का मतलब होता है स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड बन गया, अब सबको उसी में अगर आप ढालना चाहोगे तो ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। अलग अलग पृष्ठभूमि, अब पहले आप बता रहे हो कि अलग अलग पृष्ठभूमि से आया हुआ है, अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, अलग जातीय पृष्ठभूमि है, अलग चैलेंजेस से आया है। अब आप ये भी कह रहे हो कि एक स्टैंडर्ड जो है आकलन है, असेसमेंट है, उसी को सब में लगाओ, गलत हो जाएगा। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मकता, रूढ़बद्धता, धारणाओं को मजबूत करें। ये तो आपको अगर बुद्धि है तो पहले गलत कर दोगे ना कि तो बिल्कुल गलत बात है। यही है, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के उदाहरणों को लेकर के समझाना चाहिए, यही सही है। विविध, इंग्लिश में देखो एक बार तुमको दिखा देते हैं। हिंदी की यही प्रॉब्लम होती है कि यहां पर ज्यादा बातें क्लियर होती हैं। देखो लिखा ड्रा एग्जांपल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग। और जब भैया आप डाइवर्स का मतलब क्या होता है? विभिन्नता से। अगर आप विभिन्न विभिन्न प्रकार की एग्जांपल लाएंगे, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? तो आप कहोगे कि उसको विविधता ही तो दिखाने की कोशिश कर रहे हो और आया भी विविध पृष्ठभूमियों से है, तो उसका तो अध्यापक को ये करना चाहिए, बात तो बन जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप कहेंगे ठीक बात है। आगे आ जाइए 18 नंबर देखो प्यारे भैया, कहता है, कहां गया कर्सर भाई? ये है, समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार सुसाध्य किया जाता है। सुसाध्य का मतलब है सरल किया जाता है समस्या समाधान क्षमताओं को। लगातार अभ्यास, बस यही तो गलत है। फिर वही बात, बच्चे को रोबोट ना बनाओ, बच्चा कोई यंत्र तो है नहीं कि लगातार जो है आप उसको क्या किए जा रहे हो, लगातार का लगातार आप उसको बस लगातार अभ्यास कराए जा रहे हो, क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा नहीं। समस्या के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, यह भी बिल्कुल गलत है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, यह बात बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करना, गलत। देखो अटल प्रक्रिया का मतलब होता है जो फिक्स पैटर्न है, अगर आप उसी को अगर आप बार बार फॉलो कर रहे हो। मान लीजिए कि आप इंटीग्रेशन कर रहे थे, इंटीग्रेशन के आप क्वेश्चंस कर रहे थे, अब इंटीग्रेशन क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, और एक अटल प्रक्रिया का मतलब एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले से आप सवाल नहीं कर पा रहे हैं या कोई बच्चा सवाल नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप कहेंगे कि समस्या का जो समाधान है इसी केवल और केवल इसी सूत्र से हो सकता है, तो वो तो फिर आप समस्या का समाधान करने में उसको सुसाध्य कहा। सुसाध्य का मतलब होता है सु माने अच्छा, साध्य माने बनाना, तो उसको सरल करो। तो सरल कहां कर रहे हो आप? तो सरल करने के लिए आप ये कह सकते हो कि भैया समरूपों का इस्तेमाल करो, मतलब इसके जैसे जो और भी चीजें हैं आपको ऐसा लगता है कि ये समरूप है। समरूप का मतलब है कि आपको ऐसा लगता है कि भैया ये वाले फॉर्मूले तो इसके जैसे ही हैं, तो समरूपों का इस्तेमाल करो ना, मतलब उसके जैसे जो अन्य तरीके हैं उनका इस्तेमाल करके उसको करना सिखाओ, तो वो बढ़िया तरीके से सीखेगा और सुसाध्य हो जाएगा। समरूप मतलब समझ रहे हो ना? इंग्लिश में दिखा देता हूं एक बार। हिंदी वाले बच्चों आपको इंग्लिश में देखना बहुत, इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस, एनालॉजीज, मतलब उसी के तरीके जो समान तरीके की चीजें हैं उनको दिखाओ। एनालॉजी का मतलब होता है जो उसी के जैसे हैं, तो उनको दिखाओ, अपने आप से बच्चा सीख जाएगा। समझ गए कि नहीं? अगर आपको सरल करना है तो अटल प्रक्रिया पर, मतलब वही जो सूत्र है बार बार उसी पर जोर मत दो।
कुछ नया तरीका निकालो। और नए तरीके मतलब ऐसा तो नहीं बिल्कुल नया तरीका निकाल, नहीं, समरूप तरीका कि मतलब उसी के जैसा कोई तरीका निकालना पड़ेगा। 19 नंबर में आ जाओ। 19 नंबर जो प्रश्न है वो प्यारे भैया कहता है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अभिप्रेरणा मतलब अधिगम में मोटिवेशन, अधिगम में बराबर बच्चा लगा रहा है, ये कायम कैसे रखा जा सकता है, हमेशा बना रहे। बच्चे को दंड दे करके, अभी भी मेरे इतने पढ़ाने के बावजूद जो बच्चा अगर दंड को अभी भी सही करे तो बेवकूफ है, फिर वो गलत करना है। दंड और पुरस्कार जल्दी से आपको नहीं देना, दंड तो बिल्कुल है गलत बात है। ये जो बात है ये सही है, लेकिन इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले देखो बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप दे करके फिर आप अभिप्रेरणा को कैसे कायम रखेंगे। बच्चा सोचेगा अरे बहुत सरल होता है, करना ही नहीं चाहिए, करना बंद कर देगा। यंत्रवत याद करके मैंने कहा था रोट मेमोराइजेशन, भैया गलत बात है, याद करना बिल्कुल गलत है। देखो लिखा है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों का प्रयोग। प्रवीणता का मतलब क्या होता है, जो आपको क्या करे, जो आपको दक्ष बनाए किसी भी चीज में, मास्टरी जिसको आप कहते हो, क्या कहते हो, मास्टरी ओरिएंटेड। देखो यहां पर दिख भी रहा होगा, मैं बेकार में लिख रहा हूं, ये देखो दिख रहा है। तो अब भैया आप क्या करोगे, अब प्रेरणा अगर आपको बनाए रखनी है तो बच्चों को उस पर मास्टरी ओरिएंटेड लक्ष्यों पर जोर दो कि देखो ऐसे मत करो, ऐसे कह दो पढ़ो कि जिससे आप किसी को पढ़ा पाओ, आगे जाकर इस पर आप मास्टरी कर पाओ, तो अब प्रेरणा बराबर कायम रहेगी। बाकी ये पहला और लास्ट वाला तो बिल्कुल निराधार है। और आसान क्रियाकलाप आप खुद अपने मन में विचार करो, सीटेट देने जा रहे हो, बच्चों को अगर बहुत आसान आसान देते रहोगे तो फिर वो डिफिकल्ट यानी वो फिर प्रेरित कैसे रहेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। आगे आ जाओ। 20 नंबर में लिखा है शर्मिंदगी। शर्मिंदगी क्या है, का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल संबंध है। अगर शर्मिंदगी है, अगर उसको सेम फील हो रहा है तो सीख नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां सीखने जाएगा नहीं जब शर्मिंदगी है। संज्ञान का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, संज्ञान पर नकारात्मक, हाँ ये बात ठीक है। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने का प्रभावशाली, अरे भाई आप खुद ही सोचो, क्लास में आप बैठे हो, आपकी बेइज्जती कोई टीचर कर दे तो ये बढ़िया अभिप्रेरित करने का बढ़िया साधन है। अरे नहीं भाई, अब तो मना किया गया है कि बच्चे के बारे में कोई भी ऐसा टर्म अध्यापक प्रयोग नहीं करेगा जिससे बच्चा आत्मग्लानि महसूस करे। तो बिल्कुल गलत बात है के भाव को अध्ययन अध्यापन क्रिया में बारंबार मतलब बार बार उसको शर्मिंदगी दी जानी चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। तो ये चीजें आपके अंदर, जैसे कि मैं कह देता हूं बिल्कुल गलत है, ये चीजें आपके अंदर तब डेवलप होंगी जब आप बराबर चीजों को करते रहेंगे। रोज आप 30 प्रश्न कर रहे हैं, रोज 30 प्रश्न कर रहे हैं, अभी भी जितने दिन बचे रोज करिएगा, मेरे साथ में जुड़िएगा। आपको निश्चित तौर पर जब आप जाएंगे तो 22-25 तो कहीं गए ही नहीं है आपके। का संज्ञानात्मक, आप जानते हो कि भैया अगर बार बार उसको शर्मिंदगी है तो पढ़ नहीं पाएगा, सीख नहीं पाएगा, तो उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बड़ी सीधी सी बात है। आगे आ जाइए। देखिए देखो 21 नंबर में आ जाओ। 21 नंबर लिखा हुआ है, 21 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। अध्यापन अधिगम का मतलब पढ़ाने का। वस्तुओं को यंत्रवत याद कराना पहले ही गलत हो गया। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये बढ़िया सी बात है। बिना विश्लेषण के, और देखो बिना लग गया है, विदाउट, पहले से गलत हो गया। नकल गलत, यही सही है कि भैया जो आपने कॉन्सेप्ट जो आपने बनाए हैं ना, मैं बार बार नहीं कहता हूं कि बच्चों को जो आप पढ़ाना चाहते हैं, अगर उनको आप उनके रियल लाइफ के साथ जोड़ देते हैं, वास्तविक जीवन के साथ जोड़ देते हैं, तो जो अध्यापन है, जो पढ़ाई है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वही तो कह रहा है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यानी उनके संबंध हमारी निजी जिंदगी से कहते हैं कैसे हैं, बच्चे की जिंदगी से कैसे हैं, इससे अच्छी कोई भी प्रभावशाली विधि नहीं हो सकती है। आगे आ जाओ। 22 नंबर में लिखा है एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि एक अध्यापिका ने क्या दिया है कि भाई एक बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया है, कार्यकलाप दिया है बच्चों को करने के लिए। अब जो अध्यापिका है उसको उस पर गलतियों का विश्लेषण क्यों करना चाहिए। मैंने कहा था गलतियां होती हैं, ये शिक्षण अधिगम प्रोसेस में एक सहायता उत्पन्न करती हैं, या आप कहोगे सहायक होती हैं। तो शिक्षक इसमें क्या देखेगा, शिक्षिका क्या देखेगी, के आधार पर दंड की मात्रा, अरे बिल्कुल गलत बात है, दंड नहीं देना है। त्रुटियों की समझ अध्ययन अध्यापन अधिगम के प्रक्रिया को अर्थपूर्ण, ये ठीक बात है थोड़ी,
इसके आधार पर ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग करना। मैंने कहा था कभी भी सेपरेट नहीं करना है बच्चे को किसी भी कमी के आधार पर, केवल त्रुटियों का शोधन पर निर्भर नहीं। भाई ये देखो सही है, त्रुटियों की समझ यदि अध्यापिका जो है वो ये समझ लेती है कि बच्चा त्रुटियां या गलतियां कहां कर रहे हैं, तो अध्ययन और अध्यापन की जो प्रक्रिया है वो अर्थपूर्ण होगी। यानी जब वो पढ़ाएगी तो उन्हीं बातों पर ज्यादा जोर देगी जिन पर बच्चा गलतियां करता है या जिन पर बच्चे गलतियां करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, समझ पाए हो कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे देखिए 23 नंबर देखिए। 23 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है, एक तो कर्जर बार बार मेरा गायब होता है। 23 नंबर कहता है सभी बच्चे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं बार बार आपसे बीच में नहीं बोलता हूं, लेकिन आपका ये परम धर्म है। जितने के जितने लोग सेशन में हमारे साथ बने हुए हैं सबके सब लाइक जरूर करें, क्योंकि आप सेशन में बने तो रहते हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते। अरे भैया क्या दुश्मनी है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो क्या आप हमारे लिए एक छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं? आप इसको शेयर नहीं कर सकते हैं? करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान का लाभ होता है। ठीक है, और आप सभी हमारे हैं, एक फैमिली है डियर लर्नर्स की, तो आपसे कैसा कहना, आप तो करना ही चाहिए। तो आप जरूर करेंगे, करते रहिए। और जितने भी लोग नए जुड़े हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे चलेंगे 23 नंबर प्रश्न पर। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चे कठिनाई कम महसूस करते हैं सीखने में जब क्या होता है, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है। तो ये बात है वे आंतरिक रूप से, अरे भैया जब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा ना, जब इंटरनल मोटिवेशन होगा तो उसको कठिनाई नहीं होगी, सीख जाएगा। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, सामाजिक संदर्भ होने का मतलब है कि जो लर्निंग है उसको आपने रियल लाइफ से जोड़ दिया, तब कैसी कठिनाई, तब भी कठिनाई नहीं होगी। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए, मतलब एक ही विषय वस्तु को कई रूपों में प्रदर्शित किया, ये तो सीखने का बढ़िया उदाहरण है ना, कठिनाई होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, जब आप कई टुकड़ों में करके उसको प्रदर्शित करेंगे तो उसको दिक्कत होगी। ठीक है, कई रूपों में प्रदर्शित करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर सूचना को अलग अलग प्रदर्शित करेंगे तो फिर वो दिक्कत में आएगा। देखो हम कहते हैं मान लो ये सही भी होता, लेकिन चूंकि ये जो तीनों के तीनों जो आपके ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है, इनमें कहीं कोई भेद है ही नहीं। भाई बच्चा जब इंटरनल मोटिवेटेड है तो सीखने में कठिनाई आएगी ही नहीं। आप खुद ही सोचिए, आप खुद सोच के आए कि मुझे पढ़ना है, चाहे जैसा कॉन्सेप्ट बता दो आप पढ़ जाओगे। अगर जो अधिगम है वो आपके रियल लाइफ से जुड़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में अगर विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आ जाइए 24 नंबर। 24 नंबर जो है देखो, 24 नंबर देखेंगे। 24 नंबर कहता है अधिगम की सर्वोत्तम दशा कौन सी है। अधिगम मतलब सर्वोत्तम अवस्था कौन सी अधिगम की। उच्च उत्तेजना, उच्च भय, देखो भय जहां जहां है गलत कर दो। उच्च भय है तो बच्चा सीखेगा कैसे? जब उच्च भय है तो फिर उत्तेजना हो चाहे कुछ भी हो बच्चा नहीं सीखेगा। भय में कोई भी नहीं सीखता है। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, ये बढ़िया है। उत्तेजना संतुलित होने, क्योंकि ज्यादा उत्तेजित होगा तो ये क्या है, ADHD, ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है। क्योंकि जब वो ज्यादा उत्तेजित होगा तो एक जगह पर ध्यान कंसंट्रेट, उसका ध्यान लगेगा ही नहीं, तो सीखेगा कैसे? कोई उत्तेजना नहीं तो याद रखें तब भी नहीं सीखेगा, प्रेरित ही नहीं हो, कोई भय नहीं। तो संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, यही वाला सही हो जाएगा। 25 नंबर में आ जाओ। मेरी बातें जो मैं आपको बताता हूं बहुत ध्यान से सुनो। भय अगर है तो सीखना हो ही नहीं सकता है, चाहे कम भय हो चाहे ज्यादा भय हो, भय नहीं होना चाहिए। तो भय नहीं और संतुलित उत्तेजना, क्योंकि ज्यादा उत्तेजना ये एक रोग है, एक लर्निंग डिसऑर्डर है, क्योंकि ज्यादा उत्तेजित व्यक्ति कंसंट्रेट नहीं कर सकता, और जब कंसंट्रेट ही नहीं करेगा तो सीखेगा का खाक। ठीक है, समझते जाइएगा। आगे आ जाओ 25 नंबर पर। अधिगम एक संरचनात्मक विचार सुझाव, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, गलत बात है। बच्चे भूमिका नहीं लेंगे तो ज्ञान की संरचना क्या आप अपने दिमाग में करेंगे? अरे भैया अधिगम करवाना है बच्चों को। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ऐसा कतई नहीं होता है, क्योंकि प्याजे कहते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। तो अगर ये निर्भर होते तो प्याजे मूर्ख व्यक्ति हैं क्या? नहीं भाई, प्याजे साहब ने जो क्या वो ऐसे ही व्यक्ति कह गए हैं क्या? नहीं भाई,
बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यही बिल्कुल बात सही है। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होते हैं, नहीं, ना होते हैं और ना ही रखना चाहिए। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, प्याजे यही तो कह के गए थे कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। इनको लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं या नन्हा वैज्ञानिक भी कहते हैं। तो सक्रिय रहेंगे तभी ज्ञान का निर्माण होगा। 26 नंबर, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए यथार्थ सुधार्य है, योग्यता अटल है। गलत बात, योग्यता अटल नहीं है। अटल का मतलब होता है फिक्स है, अरे ऐसा नहीं होता है। प्रयासों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। आप प्रयास करेंगे तो आप सीखेंगे, नहीं करेंगे नहीं सीखेंगे। सफलता अनियंत्रित मतलब असफलता है अनियंत्रित मतलब असफलता होती ही रहती है, ऐसा नहीं है, ये नियंत्रित है। जब कोई एक बार असफल हुआ, सीख गया तो सफल हो जाएगा। तो बस यही सही है। योग्यता सुधार्य है, मानी जब आप में योग्यता आती, इसका मतलब आपने खुद में सुधार किया है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि बच्चा है जो बोल नहीं पाता था या बहुत ज्यादा शब्द नहीं बोल पाता था, जैसे जैसे उस पर बोलने की शक्ति आई, जैसे जैसे उस पर बोलने की योग्यता आई, एबिलिटी आई, तो उसे ही सुधार कहते हो। उसे ही तो हम कहेंगे कि अब भैया सुधार हो रहा है। और जब सुधार होगा तभी योग्यता आएगी, या आप कह सकते हैं जब योग्यता आएगी तभी सुधार होगा। तो बात वही है ना। तो योग्यता सुधार्य है, ठीक है। योग्यता अटल है। अब खुद बताइए, क्या जो बुद्धि है वो अटल होती है? अटल नहीं है। अटल का मतलब फिक्स, ऐसा नहीं है, बदलती रहती है। आगे आ जाओ 27 नंबर पर। जो सेशन है वो आखिरी की तरफ बढ़ रहा है। जो भी नए लोग हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को जरूर इसके बारे में जानकारी दें। निम्न में से कौन सी परिपाटी, परिपाटी का मतलब होता है कौन सी पद्धति, विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक? संकल्पनात्मक मतलब कोई भी, जैसे कॉन्सेप्चुअल, जैसे कोई भी एक क्या है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट की जो समझ है, मान लीजिए जैसे कॉन्सेप्ट का ये मतलब होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन रहा है कि सर जी ये कहते हैं कि भय जहां होता है वो गलत होता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसकी समझ में बढ़ोतरी कब होगी? प्रतिस्पर्धा आधारित, मैंने कहा था प्रतिस्पर्धा गलत होती है, प्रतिस्पर्धा नहीं करवानी है बच्चे से। पुस्तक, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बिल्कुल गलत बात है, केंद्रित नहीं होता। बारंबार परीक्षाएं, गलत बात है। अन्वेषण संवाद, अन्वेषण संवाद का मतलब होता है खोज करना और उस खोज के बारे में चर्चा करना। जैसे कोई भी आपने क्या किया, कोई भी आपने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने ये अपने दिमाग में एक संकल्पना बना ली। अब ये संकल्पना मजबूत तब होगी जब आप इसके बारे में खोज करेंगे कि कैसे बना, क्यों बना, नहीं बनता तो क्या हो जाता, ऐसे ही क्यों बना। तो आपका जो संकल्प है, जो कॉन्सेप्ट है, उसकी समझ में है वो बढ़ोतरी ही तो होगी। समझ रहे हो ना? तो बढ़ोतरी करने के लिए अन्वेषण और संवाद जरूरी है। परीक्षाएं सब बिल्कुल गलत बात होता है। अब हम आ जाते हैं 28 पर। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है? आप कहोगे एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार, स्वयं से बात करती है कि वह कार्य में किस प्रकार से प्रगति कर सकती है। जैसे मैं अक्सर जो है आपको पढ़ाने के बाद में जब कोई गलती होती है तो मैं खुद से बातें करता हूं कि नहीं यार, अगर यहां पर ये होता तो मजा आ जाती है, ये होता तो अच्छा होता, बच्चों को ज्यादा समझ में आता। खुद से बात करते हैं हम। तो खुद से बात करने में वाइगोस्की ने भाषा और चिंतन, सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार, क्योंकि वाइगोस्की इन्होंने भाषा और चिंतन के बारे में भी बात बताई है के अनुसार व्यक्तिगत वाग क्या दर्शाता है। कहते हैं जो प्राइवेट स्पीच है वो क्या दर्शाती है? तो याद रखना, स्वनियमन। आप खुद बताओ, हम अगर खुद से बात करते हैं, हम खुद को कहते हैं अगर ऐसा होता तो भाई साहब मजा आ गई होती। तो मैं स्व माने खुद को, नियमन माने नियमित कर रहा हूं, खुद को सुधार रहा हूं, तो स्वनियमन ही तो है। और साइना अगर खुद से बात करेगी तो खुद को सुधारेगी। और यही कौन, वाइगोस्की कहते हैं बच्चा जो व्यक्तिगत वाक करता है, मैंने आपको प्राइवेट स्पीच बताई है, वो खुद को क्या करता है, निर्देश देता है कि नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, सुधार करता है। आम कन दिखता गलत बात है और मनोविकार नहीं है, गलत बात है। अगला सुनेंगे, अगला देखो क्या है। तो अगला आप कहेंगे मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। आप जो मूल्यांकन कर रहे हैं उस पर जो पद्धति अपना रहे हैं उसका जो आउटपुट आना चाहिए। भाई मूल्यांकन क्यों करते हैं? तो आप कहोगे सर जी ध्यान से सुनना, मूल्यांकन क्यों करते हैं?
आप कहोगे सर जी मूल्यांकन इसलिए करते हैं कि अगर विद्यार्थी को कहीं पर कोई कमी है, हमने क्या किया, मैंने आपको पढ़ाया, मैं आपसे क्यों कहता हूं कि आप मुझे स्कोर बताओ, इसलिए कहता हूं कि अगर मुझे लगता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट कम समझ में आ रहा है तो मैं उस पर एम्फेसाइज कर पाऊं, मैं उस पर जोर दे पाऊं, ताकि आपको वो बातें और बेहतर मैं समझा पाऊं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि नंबर बताओ। तो मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन का जो लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए कि छात्र की जरूरत क्या है। आप जब किसी का इवैल्यूएशन करें तो ये देखें कि गड़बड़ कहां करता है, इसकी क्या जरूरत है, और जरूरत और आवश्यकता की पहचान करने के लिए ही तो हम मूल्यांकन करते हैं। तो विद्यार्थियों का नामांकन, मैंने कहा था, कभी भी किसी को नामांकित नहीं करना होता है, गलत। योग्यता आधारित समूहों में विभाजित करना बिल्कुल गलत बात है। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, यही तो है मूल्यांकन। पुरस्कार वितरण गलत। ध्यान से सुनो, चाहे आकलन हो और चाहे मूल्यांकन हो, वो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि कोई भी अध्यापक ये समझ पाए कि बच्चे को दिक्कत कहाँ है और जहां दिक्कत है उसी का निराकरण करे, इसीलिए तो मूल्यांकन होता है। ऐसी बात है। आज का अंतिम प्रश्न, लास्ट प्रश्न है। सभी बच्चों से गुजारिश है कि जितने भी लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं, सभी अपना स्कोर हमको जरूर भेजें, हमें कमेंट जरूर करें। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं किस प्रकार से प्रतिरूपित किया जाता है, मतलब किस प्रकार से बताया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता गलत, केवल पर्यावरण गलत, ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण गलत। ये सही, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिक जब क्रिया होती है, उसी का जो फल होता है वो होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। आई होप आपको सेशन बहुत सही समझ में आया होगा, बहुत ही आपने आनंद से पढ़ा होगा। बशर्ते आपका जो कर्म है आप करें, अपनी तरफ से हमको सपोर्ट जरूर करें। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद है। आप अपनी परीक्षा में सफल हो, ऐसी हमारी दिली इच्छा भी है, और आपको जो मकाम चाहिए आपको जरूर मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में, इन्हीं ब्लेसिंग के साथ में आज की इस क्लास को समाप्त करेंगे। मैं आपसे विदा लूंगा, अगली क्लास में मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।